हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था वर्क पावर एनर्जी में, है ना, कि व्हाट इज वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, है ना, कि वर्क क्या होता है, वर्क कितने टाइप्स का होता है ना। आप में से जो भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, नया नया समझ आ जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है बेटा प्लीज़ आप जाएं, ये आपकी स्क्रीन के सामने है, देख लीजिए आप। मैंने लास्ट क्लास में यही सब पढ़ाया था, है ना, बहुत बढ़िया पढ़ाया था। आप बेटा प्लीज देखें, है ना। और जिन्होंने देख लिया है, जहाँ यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, वो आज हमारे साथ आगे चलें। सो बेटे मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है, वर्क टाइप्स ऑफ वर्क होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आज बहुत माहौल को लाइट रखेंगे ना, बहुत लाइट रखेंगे, है ना। और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि वर्क जो होता है बेसिकली सर वो होता है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये राखी भी इतने हाथों में है ना कि ये लिखने में दिक्कत हो जाती है कई बार। ये देखिए जो आपने डिस्कस किया था मुझसे, आपने कहा था जो वर्क चल क्यों नहीं रहा भाई, ये क्या दिक्कत आ गई है। ये जो वर्क है ना, इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ाया था दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट था। यही था बेटे। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी था दैट इज एफ एक्स कॉस थीटा। दूसरा भी एक फॉर्मूला था दैट इज एफ एक्स कॉस थीटा। सर ये कब लगेगा और ये कब लगेगा बेटा, बहुत कॉमन सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर मैं आपसे कह दूं कि व्हेन थीटा बिकम्स 0 डिग्री, मैंने कहा व्हेन थीटा बिकम्स 0 डिग्री, इसका मतलब ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होगा टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर होगा। मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में आपका एक्स हो जाए। और जैसी थीटा 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, वैसे ही ये बेटा एफ एक्स हो जाएगा, एफ इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये है कि वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कब लगाएंगे, व्हेन थीटा शुड बी 0 डिग्री, या थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, या फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में पैरेलल हो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन पे समझिएगा आप कि क्वेश्चन मैंने क्या समझाया है। देखिए मैंने कहा देयर इज ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो कुछ दिया हुआ है। मान लो कह दिया मैंने किस मास का, उसका मास दिया हुआ 10 kg। और मैंने कहा है इस पे एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज 20 न्यूटन, है ना। और ये बॉडी जब फोर्स लगा तो ये डिस्प्लेस करके 5 मीटर मूव कर गया इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया उसी डायरेक्शन में बॉडी जो है मूव कर गया 5 मीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है, और यहाँ जो फोर्स दिया आपको वो डिस्प्लेसमेंट में दे दिया। और उसने कहा कि जो फोर्स लगाया है दैट एंगल इज 60 डिग्री। मतलब कि जो फोर्स हमने लगाया है वो 60 डिग्री एंगल पे लगाया है। बॉडी फॉरवर्ड मूव करा है बेटे, तो बताने क्या हो सकता, तो है नहीं कि पुश करा गया होगा। ये तो अपन बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सभी बच्चे है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई इश्यू, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, है ना। फर्स्ट जितने का रिस्पॉन्स तो बेटा आप लोग का बढ़िया आ रहा है, आप लोग सही है देख रहे हैं ना। देखिए अच्छे से, जब दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा ना। एंड थैंक यू सो मच बेटे। और हाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैंने फिर बताया था लेक्चर में भी। मेरा बेटा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टीट्यूट का डला हुआ है एड्रेस, है ना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ। वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आप। चलिए तो मैंने कहा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक पे अपन ने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया जिस एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे लगाया, और वो 5 मीटर बॉडी जो डिस्प्लेस कर गया। सो वर्क क्या होगा भाई, वर्क का फॉर्मूला सिंपल सिंपल, एफ एक्स कॉस थीटा। एफ कितना, 20 न्यूटन,
एक्स कितना 5 मीटर, थीटा कितना cos 60 डिग्री। अब cos 60 होता है 1/2। अब ये बात भी कुछ बच्चों को अगर बतानी पड़ जाए, 20 × 5 × 1/2, तो 2 से बेटा 10, 10 × 5 जो हो जाएगा 50। और वर्क का यूनिट बताया था मैंने आपको, होता है जूल। अब सर वर्क का यूनिट क्या सिर्फ जूल होगा? सर बड़ा कम समझ में आया सर, ये चीज तो समझ में आई बेटा, उस पर भी डिस्कस कर देंगे। आप क्या है, कोई रॉकेट साइंस छोड़िए। ये वर्क जो है एक्चुअली में 50 जूल। अच्छा जी, ये तो आंसर आ गया जी, 50 जूल। अच्छा सर, क्या मैं इसको 50 न्यूटन मीटर लिख दूंगा तो कोई दिक्कत होगा? नहीं बेटे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही बात है। बट ये आपका जो है वो ऐसा यूनिट है, बस फर्क इतना है। 50 जूल और 50 न्यूटन का मतलब जो है वो बिल्कुल सेम है। मैंने बताया था आपको क्लास लेक्चर में कि 1 जूल = 1 न्यूटन 1 मीटर। मतलब कि 1 जूल कब होगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाए कोई बॉडी और किसी ब्लॉक को 1 मीटर डिस्प्लेस करा दे। मतलब कि इस जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे और ये 1 ही मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो इसे हम 1 जूल कहते हैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं लगी मुझे यहाँ तक। सर मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है सर, उसने बोला ना कि भाई मैं तो न्यूटन मीटर न रख के मैं तो ऐसा भी रख सकता हूं कि ERG। अब ये ERG क्या है? अर्ज क्या है सर? हाँ बेटा, ये अर्ज भी एक ERG भी एक यूनिट होता है वर्क का, और इस यूनिट को कहते हो CGS यूनिट। सर ये क्या होता है, थोड़ा ये समझा दीजिए। चलिए बेटा, आपको आज मैं थोड़ा यूनिट्स में डिस्कशन करा देता हूँ, है ना। तो डाल दीजिए आप यूनिट्स और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना, यूनिट्स ऑफ वर्क डन। तो पहला इसका SI यूनिट जो होता है वो आपने सामने देख लिया। SI यूनिट ऑफ वर्क इज व्हाट? जूल। दैट इज द SI यूनिट। एक तो ये न्यूटन मीटर है ही। दूसरा होता है अर्थ, ये दूसरा यूनिट है, सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट। अब ये अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी बोले जा रहे हो, समझाओ ना सर। चलो देखो बेटा, फोर्स की जो यूनिट होती है वो एक्चुअली में न्यूटन होती है, 1 न्यूटन। अब न्यूटन जो है बेटा वो ऐसा यूनिट है। फोर्स की एक CGS यूनिट भी होती है, दैट इज कॉल्ड डायन। दैट इज कॉल्ड डायन। मैंने कहा ना, प्रीवियस लेक्चर के लिए आप रिक्वेस्ट डालोगे तो बेटा आप उस रिक्वेस्ट को जरूर सुनेंगे, है ना। बेटा मेरा जो मकसद है वो ये है कि अगर किसी बच्चे को फिजिक्स मुश्किल लग रही है तो मैं चाहता हूं कि वो मुझ तक पहुंचे और वो फिजिक्स को इजी जितना कर सकता हूं मैं उसके लिए कर रहा हूं, और उसको भी इजी लगे कि हाँ जी समझ में आ रहा है। बस इतना ही मकसद है मेरा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रॉकेट साइंस पढ़ा दूंगा, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं दुनिया से कुछ अलग पढ़ा दूंगा, नहीं। F=M×A होता है तो M×A ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस पढ़ाने का तरीका कुछ और रहेगा, बस बताने का तरीका अलग रहेगा। और कुछ ऐसा खास नहीं है दे रहे हैं कि भैया हम कुछ अलग ही कर दे, तो ऐसा नहीं है। मुझसे बहुत नॉलेजेबल टीचर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। बट हो सकता है कि उनके पढ़ाने से बच्चों के समझ में ना आ रहा हो। मैं उन बच्चों को ढूंढ रहा हूँ जिन बच्चों को फिजिक्स मुश्किल लग रहा है। आप उन बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचाएं, मैं उनके लिए फिजिक्स इजी करना चाहूँ, बस। और मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना मैं कोई कमेंट कर रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि हाँ, मेरे पास जो नॉलेज है, बस मैं अपनी नॉलेज आपको देना चाहूँ। बस इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँ, ठीक है। चलिए, फोर्स की जो एक CGS यूनिट होती है उसे डायन कहते हैं। अच्छा सर, 1 न्यूटन और 1 डायन में क्या डिफरेंस है? भाई 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में कुछ तो डिफरेंस होता ही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब 1 मीटर = 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। 10 का पावर 2 क्यों?
क्योंकि 10 का पावर 2 ही तो 100 होता है भाई, 10 का स्क्वायर ही तो 100 होगा, 10 का स्क्वायर ही तो 100 होगा बेटे, और कोई बात तो नहीं है। चलो, अब सर 1 सेंटीमीटर में, अब मुझे 1 सेंटीमीटर कितना मीटर निकालना है, सबको पता है, अगर ये निकालना है इसको नीचे ले जाओ, तो 1 मीटर का 10 का 2, अब कोई पावर जब ऊपर आएगी तो माइनस हो जाता है, 10 का -2 मीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बेटे इसी प्रकार जब मीटर और सेंटीमीटर के बीच में यूनिट अलग अलग, मतलब कि मैग्नीट्यूड अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि एक मीटर में 1, पर सेंटीमीटर में 100, मतलब मीटर वाला 1, सेंटीमीटर वाला 100, ये तो कौरवों वाली बात हो गई जी। 100 कौरव 5 पांडव जो है वो भारी पड़े, लेकिन यहाँ तो 100 पे एक ही बता रहा है। हाँ, ये कन्वर्जन कहते हैं। ऐसे ही 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन जो है ना, मैं वापस हटा देता हूं, तो इसका मिसयूज भी कर सकता है कि देखो मास्टर को पढ़ाना ही नहीं आता है। 10 का पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन, ये है बेटे आपका रिलेशन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज 1 डाइन, तो बच्चा किसी भी तरीके से बता सकता है कि 1 डाइन इक्वल्स टू 1 न्यूटन डिवाइड बाई 10 का पावर 5। अब यही ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा 1 डाइन इक्वल्स टू 10 का पावर -5 न्यूटन। ये सही स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है, कमेंट करके आप मेरे को बताइएगा, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, और ये है तो सही है गलत है। अगर 1 मीटर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, तो 1 सेंटीमीटर पर -2 मीटर हो सकता है। तो अगर 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन हो सकता है, तो 1 डाइन 10 का पावर -5 न्यूटन क्यों नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से आपको सही लगेगा और सही है ना? बट फिर भी, अच्छा सर, हाँ जी, जैसे जूल कह दिया गया न्यूटन मीटर को, वैसे ही ईआरजी कह दिया गया डाइन और सेंटीमीटर को। ध्यान समझिएगा, तो 1 ईआरजी क्या होगा, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब सर जूल का जैसे आपने न्यूटन मीटर में बताया, क्या सर 1 जूल में कितना ईआरजी होगा। सर अगर मैं ये जानना चाहूं तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। भैया एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है, भाई एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है, कैसे बात नहीं करूँ जी, अभी समझा देते हैं। भाई सिंपल सिंपल बात है कि 1 ईआरजी में कितना, 1 ईआरजी में कितना, जब आप यूनिट्स पढ़ोगे, तो अगर किसी ने लिख दिया चीजों को कि 1 ईआरजी और ये 1 डायन और ये 1 सेंटीमीटर, एक डायन सामने दिख रहा है 10 का पावर -5 न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर दिख रहा है 10 का पावर -2 मीटर, तो 1 डायन को लिख सकते हैं 10 का पावर -5, डायन का मतलब न्यूटन। आप ऐसा कर सकते हो, हालांकि ऐसे कर लो, कहीं आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, और इजी, मतलब थोड़ा इजी बोल के पढ़ा रहे हैं फिर कॉम्प्लेक्स कर देंगे। देखो 1 ईआरजी इतना होता है, अब मैंने एक तरफ लिखा 1 जून और इधर लिखा मैंने ईआरजी। अब मैं चाहता हूँ रिलेशन, तो पहले जान तो लो कि 1 ईआरजी में क्या होता है। तो पहले हाँ, फिर वापस मैंने वही लिख दिया, 1 ईआरजी पहले देख लो। तो 1 ईआरजी इक्वल्स टू 1 डाइन, तो 10 का पावर -5 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर 10 का पावर -2 मीटर। तो देखो हुआ क्या, सेंटीमीटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू मीटर एंड डायन जो है वो न्यूटन आ गया।
तो आएगा, थोड़ा बहुत भी समझदार हो तो 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर, 10⁻⁻7 -2 -5 -7 न्यूटन मीटर। और यह आ जाएगा 1 ERG। ओ हो सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। हाँ भाई, 1 ERG में इतना न्यूटन मीटर होता है। लेकिन सर 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो तो जूल के बराबर होता है। मैंने कहा यार होता तो है, बात तो सही कह रहा है तू। तुमने कह दिया सर ऐसा भी तो कर सकते हो कि 1 ERG = 10⁻⁻7, क्या न्यूटन मीटर के बदले मैं जूल कर दूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है जूल। तो सर 1 ERG में 10⁻⁻7 जूल हो गया अगर, तो सर 1 जूल = 10⁻7 ERG हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है बेटे। तो बेटा ध्यान देखना, 1 जूल = 1 न्यूटन 1 मीटर होता है। तो बेटे न्यूटन मीटर रिलेशन निकाला आपने, वैसे ही 1 जूल में आप निकाल सकते हो। 1 जूल जो आएगा बेटे वो 10⁻7 ERG के बराबर होगा। मैंने प्रूफ कर दिया, बट फिर भी किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। हमारी चीज बता दो, फोर्स की जो सीधी थोड़ी बेटा डाइन होती है और मीटर की सेंटीमीटर हो जाती है, तो इसलिए वर्क का एक यूनिट तो क्या आ गया बेटा, एक तो जूल आ गया। देखो ध्यान से, एक तो जूल आ गया, दूसरा न्यूटन मीटर आ गया, तीसरा डाइन सेंटीमीटर आ गया। और डाइन सेंटीमीटर की क्या होगा, ERG कहलाए अर्ज। तो 1 ERG = -7 न्यूटन मीटर, मतलब -7 जूल। तो 1 जूल = 10⁻7 ERG कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसका एक स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट होता है, स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट होता है जिसे अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब जितना वर्क होता है उतना चेंज एनर्जी होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा फिजिक्स में भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल होगा। ठीक है, -19 जूल होगा। ये बेटा आप देख सकते हो। उसके बाद आगे है, तो वर्क की बेटा यूनिट की बात भी कर ली हमने, वर्क पे एक क्वेश्चन भी कर लिया था हमने। एक और क्वेश्चन अगर आप देखो तो मैं आपको तो मैं कराने की कोशिश करूं। आ जाओ, एक क्वेश्चन है। मैंने कहा एक बॉडी है जिसपे फोर्स लगाया मैंने, मैंने फोर्स लगाया 10 डायन का, और बॉडी डिस्प्लेस हो गई 6 सेंटीमीटर की। मतलब कि हमने एक बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करा 10 डायन का, और 6 सेंटीमीटर का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बताओ, थीटा जो आपकी है वो 10√2 लगा लो, 10√2 फोर्स हमने डायन दे दिया। जो फोर्स एक्चुअली में था वो 10√2 डायन था, वो 10√2 डायन था। और जो फोर्स लगाया जिस हमने एंगल पर, वो थीटा 45 डिग्री ले लो। वो थीटा क्या ले लो, थीटा ले लो 45 डिग्री। मतलब कि जो फोर्स लिया हमने बेटे, वो फोर्स हमने लिया 10√2 टाइम 45 डिग्री एंगल पर, और वो डिस्प्लेस कर गया बॉडी 6 सेंटीमीटर। तो इस केस में आप वर्क निकालोगे F(x)cos थीटा। F कितना, 10√2, x कितना 6 सेंटीमीटर, एंड cos 45 इज व्हाट, 1/√2। बेटा जो डेटा लिया है मैंने ऐसे ही लिया है ताकि आपको इजी हो जाए। और आपका आंसर 60 क्या आ जाएगा, ERG। बच्चे मुझसे कहेंगे सर आपने ERG कैसे लिख दिया बेटे? ERG इसलिए लिख दिया क्योंकि जब डायन इंटू सेंटीमीटर होता है तो वो ERG के बराबर होता है, तो 60 ERG आएगा। अब तुम कहोगे नहीं सर मुझे तो जूल में आंसर चाहिए। अभी मैंने पढ़ाया
मैंने जस्ट अभी पढ़ाया, इधर आओ, इसीलिए मैंने पढ़ाया था कि 1 ERG 10⁻⁷ जूल या 1 जूल 10⁻⁷ ERG। तो ये ERG में दिया हुआ है, कन्वर्ट इनटू जूल, तो 60 10⁻⁷ जूल, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, बाकी चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। सर जो फोर्स है क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा? 10 न्यूटन, 10√2 न्यूटन, इतना डायन वगैरह वगैरह? नहीं बेटे, ये कभी कभी वेरी करेगा, ये कभी कभी वेरिएबल बनेगा। सर कैसे? मान लो कि ये आपका फोर्स है, ये वाला। अब सर फोर्स वेरिएबल तो होगा नहीं, फोर्स का क्या वेरिएबल होगा? क्योंकि सर फोर्स जो होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और सर मैंने सुना है कि वेक्टर में एक तो मैग्नीट्यूड होता है, हाँ, दूसरा डायरेक्शन होता है। तो सर फोर्स का, अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या वेरिएबल है उसका? मैग्नीट्यूड वेरिएबल है या डायरेक्शन? तो बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड ही वेरिएबल हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन वेरिएबल नहीं है। अभी हम जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं उसकी, तो ध्यान से देखो, तो फोर्स मिलेगा आपको, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मतलब मान लो कि फोर्स अगर मान लो इस पॉइंट पे यहां है, अगर मैंने बोल दिया कि ये F1 है जी, इस पॉइंट पे, तो इसको मान लो x, ये आपका डिस्प्लेसमेंट x। थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, समझिएगा, तो आपको फील हो जाएगा क्या पढ़ा। तो अगर ये F1 है और कुछ समय बाद मान लो कि ये बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। मान लो यहाँ इस तरह से बढ़ता है, तो एक समय के बाद ये वाला तुम्हारा F2 हो जाएगा। अब देखोगे यहां से जो लाइन जा रही है, ये इसके बराबर आ गया। तो अगर ये ओरिजिन O है, तो ये F तो फोर्स वाला है, इसका नामकरण कुछ ले लो, ओ, ओ ए ले लो, ये ले लो, ओ ए हो जाएगा, ठीक है। ये F1 है और ये F2 हो गया आपका, ठीक है। F2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक्चुअली में फोर्स का ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने कहा कि F1 जब था तो बॉडी x1 पे था, होता है कुछ बॉडी पे पहले फोर्स लगाना पड़ता है, फिर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, एक टाइम बाद उससे फोर्स फिर कांस्टेंट कर देना पड़ता है। तो x1 पे F1 था, और F2 पे x2 हो जाएगा। अब इस तरह से ग्राफ मान, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है भाई, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। फोर्स अगर x की तरफ लग रहा है तो x ही लगेगा, y की तरफ लग रहा है तो y लगेगा। तो आप लिख लेना फोर्स along x एक्सिस, मतलब F जो है वो x पे डिपेंड करेगा, Fx, मतलब फोर्स जो है वो x पे डिपेंड करेगा, x की तरफ जा रहा है। क्या देखेंगे बात, मैंने क्या कहा सर, फोर्स कभी कांस्टेंट होगा क्या? बेटे कुछ कुछ केस में वेरिएबल हो जाएगा, तो वर्क, बोलते भी हैं कि वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस। हाँ भाई, तो सर फोर्स का क्या वेरिएबल होगा, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? बेटा मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। सर मैग्नीट्यूड होगा मतलब, भाई अगर फोर्स किसी एक्स डायरेक्शन में मान ले 10 न्यूटन लग रहा था, तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो 15 न्यूटन का, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। सर मान लीजिए कि x1 से x2 में फोर्स निरंतर चेंज हो रहा था, फोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा था, मैंने कहा हाँ, यहाँ भी चेंज हो रहा था, यहाँ भी चेंज हो रहा था, यहाँ भी चेंज हो रहा था, है ना।
अगर आपको मैं थोड़ा समझाऊं कि कोई यहाँ भी चेंज हो रहा था, यहाँ भी फोर्स चेंज हो रहा है, यहाँ फोर्स चेंज हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हो सकता है यहाँ देखो, यहाँ पे कांस्टेंट है, हो सकता है आगे चेंज आ जाए। तो मतलब कहने का अर्थ समझिएगा कि सर फोर्स ना कांस्टेंट है सर, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं सर, फोर्स वेरिएबल है हाँ। लेकिन सर x1 से x2 तक गया है सर, तो फोर्स तो वेरिएबल है, तब आप वर्क कैसे निकालोगे? यार बात तो बड़ी सही की कि सर आप तो पहले कहते हैं एफएक्स कांस्टेंट लगा देंगे, लेकिन सर यहाँ तो फोर्स वेरिएबल हो रहा है, फिर कैसे करोगे? तो जब फोर्स वेरिएबल हो, जब फोर्स वेरिएबल हो और हमको क्या निकालना हो, वर्क, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स निकालना है, तो उस केस में दो कंडीशन काम करेगा। सुनिएगा, देयर इज टू कंडीशन, देयर इज टू कंडीशन। पहला, बाय इंटीग्रेशन। दूसरा, बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड, पहला इंटीग्रेशन, दूसरा बाय ग्राफिकल मेथड। सब ये कैसे करेंगे भाई? जिसने भी स्लोप निकालना सीखा था उसको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ जाएगी, बाकी जो नहीं सीखा बता दीजिएगा, पढ़ा दो। मान लीजिए कि हर जगह चेंज हो रहा है, लेकिन मैं स्मॉल ले लेता हूं, मान लो हम्म, चलो मान लो कि मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ 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 ये, एक ही इस तरह से और एक इस तरह से, देखो ये देखो ये देखो, मान लो मैंने ये वाला केस ले लिया। अब x1 से x2 में, x2 के बीच में ये बहुत स्मॉल ले लिया, तो इसका डेल्टा एक्स बोल दिया, मैंने बहुत स्मॉल ले लिया भाई, बहुत स्मॉल ले लिया, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वो ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। भाई इतने डिस्टेंस में तो जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट ही होगा। फोर्स वेरिएबल है, लेकिन बहुत छोटे की बात करें तो वहां तो फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। फोर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स विल बी कांस्टेंट। फोर्स जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ है ना? चलो सर, आपने कहा कि थोड़े थोड़े से डिस्टेंस के लिए मैंने मान लिया फोर्स कांस्टेंट है, फिर कैसे करोगे सर? फिर कर दूंगा भाई। कैसे? अब फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? बहुत स्मॉल, डेल्टा एक्स मैंने बोला, तो जैसे ही मैंने बोल दिया डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये आपका डीएक्स हो जाएगा। मतलब कि बहुत छोटा है तो ये डीएक्स हो जाएगा। अब आपको बाय इंटीग्रेशन पढ़ाया गया होगा, वर्क जो है स्मॉल वर्क इज एफ डीएक्स होता है, स्मॉल बहुत छोटा होता है, वो यहीं से आता है। लेकिन आपका जो फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बात यहाँ मेंशन करना जरूरी है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां जा रहा है, x1 से x2, तो x1 से x2, और ये भी इंटीग्रेट लगा दोगे तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज वर्क एफ एक्स, मतलब x डिपेंड ऑन x, क्योंकि भाई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, dx। भैया एफ एक्स का मतलब ये है कि f जो है वो x की तरफ जा रहा है, और ये x1 से x2। मैं बताया था पहले तो इंटीग्रेशन मेथड की बहुत छोटा मान लिया जी, डेल्टा एक्स है ऐसा जी, ऐसा ठीक। दूसरा सर ग्राफिकल मेथड क्या है? देखो बेटा, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स पढ़ा रहा हूं, तो दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा ग्राफिकल मेथड। सर क्या सा ग्राफिकल मेथड? देख बेटे, मान ले तूने नामकरण तो करा नहीं, मैं कर देता हूं। मान ले कि ये ओ ए था, ये इसको मान ले पी क्यू। अब देख ये वाला जो है इसको आर मान, नीचे हो जाएगा तेरा आर डैश, पी क्यू आर, इसको मान ले एस, ये हो जाएगा तेरा एस डैश।
मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस दे रहा हूं मैं, बहुत छोटा। तो तू देख ध्यान से, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की। क्या, ध्यान से देख, क्या आर एस, ये देख, ये आर और ये एस, ये आर डैश और ये एस डैश, ध्यान से देखिए उसमें, ये तुझे थोड़ा सा रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। थोड़ा सा क्या, पूरा रेक्टेंगल की तरह बजे, रेक्टेंगल ही है ये, है ना। हालांकि मैं ये बात भी नहीं कह सकता रेक्टेंगल है, मतलब मैं जानता हूँ रेक्टेंगल, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एरिया अंडर कर्व एफ एक्स ग्राफ, सुनना, एरिया अंडर कर्व एफ एक्स ग्राफ, एरिया अंडर कर्व एफ एक्स ग्राफ जो देता है वो वर्क देता है। मतलब कि एफ एक्स ग्राफ का जो एरिया ले लोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वर्क आएगा। आपने पढ़ा होगा ये सब मोशन स्ट्रेट लाइन में, कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी बताता है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, वीटी ग्राफ का एरिया। सिमिलरली मैंने बोला यार, आपने इम्पल्स वाले केस में पढ़ा होगा, एवरेज फोर्स डेल्टा टाइम के लिए जब जाता है तो आप एरिया लोगे तो इम्पल्स आएगा। सिमिलरली यहाँ है, नहीं पढ़ा मैं पढ़ा दूंगा, सिमिलरली यहाँ है कि वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस में जो एरिया अंडर कर्व एफ एक्स ग्राफ है वो वर्क देता है। कैसे, वही तो बता रहे सर। देखो सर, जो ये आर डैश आर है ये ओ ए के बराबर है, आर डैश आर जो है वो ओ ए के बराबर है, और ओ ए जो है वो सर एक्चुअल में आपका फोर्स है। मैंने कहा बात तो सही है। अब सर ध्यान से देखिएगा, तो जो ये एरिया आ रहा है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ क्या है, आर, आर डैश, ब्रेथ क्या है, आर डैश एस, तो ये तो डेल्टा आर था, स्मॉल डेल्टा आर, मैंने पढ़ाया आपको। और आर, आर डैश क्या आ रहा है, क्योंकि ये फोर्स है तो ये एफ डेल्टा आर आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में एरिया ऑफ आर एस, आर डैश एस डैश ही तो है। या एफ ना बोल के इसको ओ ए बोल दो, ओ ए बोल दो, ओ ए इंटू डेल्टा आर। तो ओ ए डेल्टा आर क्या, एरिया ऑफ दिस तो है। तो ओ ए क्या, लेंथ है, डेल्टा आर क्या, ब्रेथ है। मतलब कि एरिया ऑफ अंडर कर्व एफ एक्स ग्राफ। अब सर सिर्फ रेक्टेंगल थोड़ी ना होगा, ग्राफ ट्रेंगल हो सकता है, ग्राफ में ट्रेपेजियम हो सकता है। मैंने कहा बात तो सही है। मतलब एरिया अंडर कर्व हमको क्या देता है, हमको वर्ग देता है। तो ये दो मेथड है, पहला इंटीग्रेशन मेथड है, दूसरा ग्राफिकल मेथड, कि एरिया अंडर कर्व एफ एक्स ग्राफ जो देगा हमको वर्ग देगा। सर मजा नहीं आया सर, कुछ क्वेश्चन कराओ तो समझे। चलो भाई क्वेश्चन करा देते हैं। मान लो कि ये 0 है, ये 20 न्यूटन है, ये तुम्हारा 15 न्यूटन है, ये तुम्हारा 10 मीटर है, तुम्हारा 20 मीटर है। एक्चुअली में मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया आपके लिए, और इजी कर दिया, थोड़ा मुश्किल करने को रुक जाओ। ये जो है वो 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, और ये 0 और 20 मीटर। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करोगे तो आपको मिल जाएगा 10। अब देखो एफ और एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। अब आपसे पूछा है टोटल वर्क, भाई कितना वर्क हुआ, तो मैंने ही पढ़ाया था
एरिया अंडर कर्व, एफएक्स ग्राफ क्या देता है, वर्ग। सर इसका एरिया कैसा निकालें? तो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे होशियार हैं। बहुत अच्छे होशियार हैं, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है फोर्स एक्चुअली में देखोगे तो ये तुम्हारा दिया रहेगा, ये जो है तुम्हारा 15 मीटर। सबको पता है भैया, आप इसमें एरिया निकालना है तो ये वाला तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। सर बनाने में तो स्क्वायर दिख रहा है भाई, बनाने में स्क्वायर मत देखो। ये 20 है और ये 10 है, तो भाई स्क्वायर तब बनता है जब साइड से। तो एक तो सर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, तो सर इसमें एक तो आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। दूसरा वाला जो है सर, दूसरा वाला जो है सर, दूसरा वाला, इसको सर मैं क्या कुछ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले सकता हूँ क्या? दूसरे ने कहा ऐसा क्यों कह रहा भाई, ट्रेपेजियम लेगा? तो एक काम कर, इसको राइट एंगल ट्रायंगल ले। हाँ, और इसको तू वापस रेक्टेंगल रेक्टेंगल मान ले। भाई मेरी बात सुनना, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे लो। मतलब एरिया निकालना है आपको टोटल, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने होशियार हो। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने होशियार हो। ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे असर करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो या तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये ले लो, दूसरा ये ट्रेपेजियम ले लो, या राइट एंगल ट्रायंगल ले लो और ये रेक्टेंगल ले लो। एक क्वेश्चन मैं करा दूं और एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 20 न्यूटन इंटू 10 प्लस, अब हाफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला? अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लोगे तो इसका होता है, इसका तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, आपने डायरेक्टली लो कर दिया। इसका होता है ट्रेपेजियम का हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड तो यही दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। तो यहां से यहां तो ये 15 है, और यहां से यहां ये 20 है, और बेस इसका ये दिख रहा है। तो लगा दोगे तो आ जाएगा, हाँ, बेस कितना है, 20 से 10 गया 10 इंटू, बेटा ये 20 और ये 10 है तो नीचे वाला 10 ही आ जाएगा। और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक तो 20 एक 15, तो ये आ जाएगा 20 दया 200 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 20 + 15 35, तो आ जाएगा 5। तो आ जाएगा 5 5 5 175, तो ये बचेगा ये वाला, और 200 ये, तो ये 375 अब एरिया है। तो एरिया मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ये बात तो फिर अब मैं क्या बोलूं आपको। ये गलती मत करना, बिल्कुल गलती मत करना, ये कि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। भाई एरिया है तो इसका एरिया दे क्या रहा है, वर्ग दे रहा है। कई लोग क्या करेंगे, बेटे इसका एरिया जो है वो वर्ग दे रहा है, वर्ग दे रहा है वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, जूल। इतना जूल का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देते हैं हम आपको, अगर ये समझ में आया हो तो। ये आप होमवर्क है, आप चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा मिलता जुलता ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। अभी थोड़ा बेसिक लेवल है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका एन है, ये आपका एम है ना? आप करके दिखाना दोनों मेथड से। और ये आपका 0 है, ये आपका 50 न्यूटन है क्योंकि ये तो फोर्स ही होगा, और ये 100 है, फोर्स इन न्यूटन है। ठीक है,
इधर जो है वो x इन मीटर होगा, तो आपका ये वाला दिया है 5, ये वाला दिया है 10 और ये वाला दिया है 16। ये सब मीटर में है, 16 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर। अब ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको दे दिया है, ये आपका होमवर्क है। जो बच्चे मेरा रेगुलर देखेंगे वो बेटा आपको होमवर्क भी दे दूंगा मैं, जो क्लास में को तो करा ही दूंगा। कोशिश करूंगा जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करा सको उतने कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है बेटा, हम वर्क की बात कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं। देखो फोर्स वेरी हो रहा है, पहले देखो 100 था, फिर कहाँ पे आ गया, फिर 50 पे आ गया, मतलब वेरिएबल फोर्स। तो एक तो ग्राफिकल है, दूसरा क्वेश्चन लो। अब दूसरा इंटीग्रेशन मेथड से, है ना, कि किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स along x axis from x equals to 0 to x equals to 5 meter under the influence of force या ऑफ फोर्स। F जो दिया हुआ है, दिया 3x² माइनस 2x+7, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन ही होगा। अब कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। इसी क्वेश्चन को बेटा अगर मैं वैसे दे देता तो बात अलग हो जाती, बट मैंने क्योंकि स्टेटमेंट के साथ दे दिया है तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा खास नहीं है। सीधा कह रहा है देखो यहाँ फोर्स वेरी कर रहा है, और मैंने ऐसे वेरिएबल फोर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। ये देखो पढ़ाया था ना, ये देखो लगा दो डायरेक्ट सेम। वर्क क्या लगाओगे, x1 से x2 f, जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा dx, कर दो इंटीग्रेट। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंस नहीं आता बेटा, कमेंट बताएं, मैं पढ़ा दूंगा आपको। एफ एक्स क्या है, 3x² माइनस 2x+7 dx। लिमिट कहाँ से, 0 से 5 दिया हुआ है, 0 से 5। सॉल्व करो तो आ जाएगा 3x² dx 0 से 5 माइनस 2x dx 0 से 5 प्लस 7 dx 0 से 5। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3x 3/3। बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है xn+1/n+1। तो ये क्या है, 3 है ना, ये x² है dx, तो क्या हो जाएगा 3 एज इट इज ले लो। अब x⁴n, तो x⁴n/2+1, तो आ जाएगा 3x⁴3/3। बेटा ऐसा सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से सीख लेना। तो इसका भी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली में -2x, तो आ जाएगा x²। x² का 2 एज इट इज और नीचे 2 तो 2 कट जाएगा, प्लस का 7x आ जाएगा, dx है तो x आ जाएगा। तो सबकी लिमिट लगाओ, तो लिमिट 0 से 5 और यहाँ लिमिट 0 से 5, तो आ जाएगा x³ मतलब कि एक बार 5 का क्यूब -0, फिर माइनस x5 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस 7 x का 5 - 0, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 प्लस 5 - 0 5, 7 5 जो 35, तो इसका आंसर 135 आ जाएगा। 135 आंसर क्या आएगा, जूल। बेटा मैं एक और क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है।
इस तरह क्वेश्चन है, मान लीजिए कि तुम्हारा जो एक्स से स्टार्ट हो रहा है वो 2 मीटर से हो रहा है, और जो जा रहा है वो जा रहा है 6 मीटर पे, और जो फोर्स है वो ले लो आप 4x3 प्लस 2x प्लस 10। ये क्वेश्चन है। अब आपको इसमें वर्क निकालना है, तो ये बेटा आपका होमवर्क हो जाएगा। आप फिलहाल यहां तक अगर कर लेते हो बेटे, आज मैंने क्या पढ़ाया, वर्क, वो मैं आगे लेके गया, मैंने वर्क की यूनिट डिस्कशन करी, फिर मैंने बताया वर्क अगर वेरिएबल फोर्सेस होगा तो वर्क कैसा होगा। बेटा अगर आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छा लगता है तो बेटा आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी आप और बच्चों को बता सकते हैं, है ना। अगर सभी को समझ में आ रही है बातें तो बेटा आप बता दीजिएगा, पुराने लेक्चर्स भी आपको डाल दूंगा। ठीक है बेटे, कन्वर्जन मैंने करा दिया, मैं रिकॉर्ड करके और डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है, मैं डालता ही रहूंगा वैसे तो। अभी कुछ और चैप्टर पढ़ना है वो भी आप बता सकता है मेरे को, है ना। बाकी बेटा आप अपने दोस्तों से शेयर करो आप इसे, है ना। ठीक है, मैं लाइक के लिए नहीं रहूंगा कि लाइक करो और फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो उन बच्चों तक पहुंचाओ जिन्हें फिजिक्स मुश्किल लग रही है, शायद उन्हें ये आसान लग जाए। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैथमेटिकल पार्ट समझ नहीं आया होगा कि भैया इंटीग्रेट कैसे करेंगे। बाकी किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता आप मुझे बताइए, मैं जरूर कराता हूँ, है ना बेटे। बाकी किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डला हुआ है इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा, है ना। खुश रहिए आप लोग, खूब पढ़िए, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच आज के लिए।